आपके लॉज ऑफ मोशन के फर्दर और कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होगी। आ जाओ, देखो बेटा, कंसंट्रेट करो आज। हाँ जी, ठीक है अजय, हो गया शुरू? ठीक है, देखो कंसंट्रेट करो। फ्रिक्शन फिर से क्या है बेटा? एक फोर्स। फ्रिक्शन क्या है फिर से बेटा? एक फोर्स। मैंने आप सबको क्या पढ़ाया था? जब कभी भी फोर्स की बात आती है तो तीन बातें आती हैं। क्या क्या? कहां लगेगी, किधर लगेगी, कितनी लगेगी, है ना? कहां लगेगी, किधर लगेगी और कितनी लगेगी। तो फिर से फ्रिक्शन फोर्स की बात आई है तो तीन बातें आएंगी, कहां लगेगी, किधर लगेगी और कितनी लगेगी। पहले ये समझ लो कि फ्रिक्शन जो है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेट करो पूरी तरह से, वो दो तरीके का होता है बेसिकली। कौन कौन सा? ड्राई फ्रिक्शन एंड वेट फ्रिक्शन। कौन कौन सा फ्रिक्शन होता है हमारे पास, बोलो बेटा? ड्राई फ्रिक्शन एंड वेट फ्रिक्शन। अभी जब हम पढ़ रहे हैं तो अभी हमने केवल ड्राई फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बोलो बेटा? ड्राई फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है। मतलब वो फ्रिक्शन जो कॉन्टैक्ट की वजह से प्रोड्यूस होता है। कौन सा फ्रिक्शन? जो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है बोलो बेटा? कॉन्टैक्ट की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो वेट फ्रिक्शन किसको कहते होते हैं? मान लो कभी आप एक्टिवा तेजी से चलाते हुए आ रहे हो, तो एक्टिवा के एयर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको चलने में सपोर्ट करता है कि अपोज करता है? अपोज कर रहा होता है। इसको हम क्या कहते हैं? एयर फ्रिक्शन। इट इज अ काइंड ऑफ वेट फ्रिक्शन। आप में से कोई लोग कभी नहर में उतरा है? उतरा हो कभी नहर में? नहर के नीचे का पानी किस तरह रहता है बोलो बेटा? स्टिल होता है। और नहर का ऊपर का पानी कैसे मूव कर रहा होता है? फास्ट मूव कर रहा होता है। अगर आप देखोगे नहर का ऊपर का पानी कैसे मूव कर रहा होता है? तेजी से मूव कर रहा होता है। और नीचे का पानी कैसा होता है बोलो बेटा? स्टिल होता है। ऐसा क्यों होता है? नहर के ऊपर वाले लेवल पे फ्रिक्शन कम होती है और जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होती है। इसको हम कहते हैं लिक्विड फ्रिक्शन। क्या कहते हैं इसको बोलो बेटा? हम लिक्विड फ्रिक्शन। एंड दिस लिक्विड फ्रिक्शन इज आल्सो नोन एज विस्कोसिटी। दिस लिक्विड फ्रिक्शन इज आल्सो नोन एज विस्कोसिटी। इसके बारे में अभी हमें नहीं पढ़ना, ये मैं आपको सेकंड बुक में पढ़ाऊंगा। तो अभी हमें किस फ्रिक्शन के बारे में नहीं पढ़ना है? लिक्विड फ्रिक्शन के बारे में नहीं पढ़ना। हमें किसके बारे में पढ़ना है अभी बेटा? सॉलिड फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है। ये जो सॉलिड फ्रिक्शन है, इट इज ओनली ड्यू टू कॉन्टैक्ट। ये किसकी वजह से होता है बोलो बेटा? कॉन्टैक्ट की वजह से। तो अब सबसे पहली बात क्या आती है फ्रिक्शन के बारे में? कब लगेगी? तो देयर शुड बी कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सर्फेस। देयर शुड बी कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस। दोनों सरफेसेस के बीच में क्या होना चाहिए बोलो बेटा? कॉन्टैक्ट होना चाहिए। तो अगर दो सरफेसेस के बीच में कॉन्टैक्ट होगा तो उसके कॉन्टैक्ट वाली जगह पर फ्रिक्शन लग सकती है। कब लगेगी फ्रिक्शन? एक बात समझो, फ्रिक्शन तब लगेगी अगर कोई दो बॉडी अगर मोशन में हो या उनकी टेंडेंसी हो मोशन। कब लगेगी फ्रिक्शन बोलो बेटा? अगर कभी भी दो बॉडी किस चीज में हो? मोशन में हो या फिर उनकी टेंडेंसी हो मोशन की। मतलब अभी मूव नहीं कर रहा लेकिन वो क्या करना चाहता है? मूव करना चाहता है। मूव करने चाहने वाली चीज को हम क्या कहते हैं बोलो बेटा? टेंडेंसी ऑफ मोशन। कैसे पता चलेगा कोई चीज मूव करना चाहता है? देखो मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूं। ये मेरा टैब है और ये जरा देखो इसके ऊपर ये रखा हुआ है डस्टर। क्या अभी डस्टर पे फ्रिक्शन लग रही है? क्या अभी डस्टर पे फ्रिक्शन लग रही है? नो, अभी फ्रिक्शन नहीं लग रही। अब यस, अब फ्रिक्शन लग रही है। क्यों फ्रिक्शन लग रही है? इसके नीचे क्या लग रहा होगा? mg। mg का इधर क्या कंपोनेंट लग रहा होगा? mg sin थीटा। इधर क्या लग रहा होगा बोलो? mg cos थीटा। ये जो mg sin थीटा है ये इसको कहां लेकर आना चाहता है? नीचे की तरफ लेकर आना चाहता है। ये mg sin थीटा कहां लेकर जाना चाहता है? नीचे की तरफ लेकर जाना चाहता है। उसको नीचे की तरफ जाने से कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर कभी भी कोई दो सरफेस मोशन में हो, अगर कोई भी दो सरफेस कांटेक्ट में है और मोशन में है तो ये बात कंफर्म्ड है कि वहां फ्रिक्शन लगेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज बीइंग कंफर्म्ड दैट देयर मस्ट बी सम फ्रिक्शन। लेकिन अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमने क्या चेक करना है कि वो बॉडी
मोशन में जाना चाहती हो, वो बॉडी किस में जाना चाहती हो बोलो बेटा, मोशन में जाना चाहती हो, विच इज कॉल्ड द टेंडेंसी ऑफ मोशन। कैसे पता चले कोई बॉडी मोशन में जाना चाहती है, तो उस बॉडी पर कोई एक ऐसी फोर्स लग रही हो जो फोर्स उस बॉडी को मोशन में लेके जाना चाहती है। कैसे पता चलेगा? अगर उस बॉडी पर क्या लग रही हो, एक फोर्स लग रही हो, जिस फोर्स की वजह से वो बॉडी किस में जाना चाहती हो, मोशन में जाना चाहती हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये डाइस ऐसे रखा हुआ है सिंपली, क्या अभी ये इस पे फ्रिक्शन लग रही है? नहीं। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर जैसे ऐसे फोर्स लगाने लग जाऊंगा, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा, जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा ये मूव करना चाहता है, तो उस समय इसके सरफेस के बीच में क्या लगनी शुरू हो जाएगी बोलो बेटा, फ्रिक्शन लगनी शुरू हो जाएगी। सो देयर शुड बी, पहला पॉइंट क्या है, देयर शुड बी कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सर्फेसेस। ये कौन से फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं मैं? सॉलिड फ्रिक्शन, ड्राई फ्रिक्शन, ठीक है। और द टू बॉडीज should be in relative motion with each other, in relative motion with each other, or they have a tendency of motion, या तो मोशन में हो और they have a टेंडेंसी ऑफ मोशन। या तो दोनों बॉडीज के बीच में क्या हो बोलो बेटा, रिलेटिव मोशन हो, या फिर उनके बीच में क्या हो, टेंडेंसी हो। ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखो जरा, देखना जरा, इसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। एग्जाम्पल फर्स्ट, ये देखना, ये मान लो कोई एक बॉडी है और इस बॉडी पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट, ये बात आपको मैंने बता रखा है। ब्लॉक क्या बोलो बेटा, रेस्ट में। क्या यहां फ्रिक्शन लगेगी? द आंसर इज नो। क्यों नहीं लगेगी फ्रिक्शन? नीचे की तरफ क्या लग रही है बोलो बेटा, mg। ऊपर की तरफ क्या लग रही है बोलो, नॉर्मल। कोई भी फोर्स ये नीचे की तरफ जा सकता है? नहीं। mg को किसने बैलेंस कर दिया है? नॉर्मल ने। क्या ये ब्लॉक आगे जा रहा है? नो। क्या ये ब्लॉक पीछे जा रहा है? नो। क्या ये आगे पीछे जाने की टेंडेंसी रखता है? नो, क्योंकि कोई भी फोर्स नहीं लग रही है। तो इस केस में क्या होगा, नो फ्रिक्शन फोर्स इज देयर। नई बात समझ में आई? बोलो यार। ना तो ये मोशन में है और ना ही इसके मोशन की टेंडेंसी है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, आपको थोड़ी और बात क्लियर होगी टेंडेंसी वाली। ये मान लो एक सरफेस है और इस सरफेस पे लाकर मैंने एक ब्लॉक रख दिया और इस ब्लॉक पे मैंने एफ फोर्स अप्लाई किया हुआ, दिस इज द अप्लाइड। इस पर मैंने क्या किया बोलो बेटा, एफ फोर्स अप्लाई किया, दिस इज द अप्लाइड। लेकिन स्टिल द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। बॉडी किस स्टेट में बोलो बेटा, रेस्ट की स्टेट में। बॉडी कौन से स्टेट में बोलो बेटा, रेस्ट की स्टेट में। इसका मतलब क्या है, जरा एक क्वेश्चन बनाते हैं। नीचे की तरफ क्या फोर्स लगेगी बोलो बेटा, mg। ऊपर की तरफ क्या फोर्स लगेगी बोलो, नॉर्मल। ये जो हमने फोर्स अप्लाई किया है, इस अप्लाइड फोर्स की वजह से बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करना चाहेगा, लेकिन फिर भी ये मूव नहीं कर रहा। तो ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स, due to this applied force, the block will tend to move, but it is in the state of rest, है ना। फिर भी ये किस चीज में है, रेस्ट में है। किसकी वजह से रेस्ट में है, ड्यू टू सम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स
एक्टिंग। क्यों ये रेस्ट में है? क्योंकि इस पे क्या लग रही होगी बोलो बेटा? कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी। उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये बॉडी किस स्टेट में है बोलो बेटा? इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। वो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रही होगी, मैं यहां बना के नहीं दिखा रहा। तो क्या पहले केस में फ्रिक्शन लग रही है? नो। क्यों नहीं लग रही? बिकॉज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या दूसरे केस में फ्रिक्शन लग रही है? यस। क्यों लग रही है? रेस्ट में तो है, लेकिन इसकी टेंडेंसी है मोशन की। ये ब्लॉक, ये फोर्स को मूव कराना चाहता है। अच्छा देखो थर्ड एग्जांपल में मैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा, स्टिल देखना बॉडी के पास एक मोशन की टेंडेंसी होगी। से दिस एंगल इज थीटा, और इसके ऊपर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करना चाह रहा होगा? यहां पे भी मैं क्या बता रहा हूं? इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। मैं अभी सारे रेस्ट के एग्जांपल ले रहा हूं। किस स्टेट में है बोलो बेटा? ये इट इज ऑल्सो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो लेकिन क्या इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन है? चेक करते हैं। इधर क्या लग रहा है बोलो बेटा? mg। इधर की तरफ क्या लग रहा है बोलो? नॉर्मल। mg के कंपोनेंट्स ब्रेक करो। इधर की तरफ mg का कौन सा कंपोनेंट आएगा बोलो? cos थीटा, सॉरी इधर आएगा mg cos थीटा, इधर आएगा mg sin। इधर क्या आएगा बोलो? mg sin थीटा। यहां देखना जरा, इस एग्जांपल को दोबारा देखो। देखो अभी बताना, इधर देखो, अभी बताना फ्रिक्शन है कि नहीं है? नहीं है। अब है। अब क्या ये डस्टर मूव करना चाहता है? यस। नहीं मूव कर पा रहा, क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। अब फ्रिक्शन है कि नहीं है? अब 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 देखो ये मूव ऐसे बढ़ाने से क्या हो रहा था? मैं किसको बढ़ा रहा था? सोच के देखो। मैं थीटा एंगल को बढ़ाते जा रहा था। यस और नो? थीटा एंगल बढ़ा रहा था तो mg sin थीटा में क्या हो रहा था? बढ़ता जा रहा था। mg sin थीटा बढ़ता रहा, इसको नीचे की तरफ खींचता जा रहा था। इतना बढ़ गया कि ये फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से ये नीचे की तरफ क्या करना शुरू कर गया? स्लाइड करना शुरू कर गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन अभी मैं किस स्टेट की बात कर रहा हूं? जब वो कौन सा स्टेट में था? रेस्ट में। तो यहां पे क्या लिखोगे? mg sin थीटा टेंड्स टू move the block. mg sin theta tends to move the block, but it is in the state of rest due to friction. तो ये रेस्ट में क्यों है बेटो बेटा? फ्रिक्शन की वजह से है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में फ्रिक्शन की वैल्यू एग्जाम्पल नंबर 2 में फ्रिक्शन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, और एग्जाम्पल नंबर 3 में भी फ्रिक्शन की वैल्यू, मतलब इन सारे एग्जाम्पल्स में और तीनों में बॉडी का स्टेट कौन सा है? रेस्ट में। तो एक बात समझ लो, अगर बॉडी मोशन में होगी तो फ्रिक्शन लगेगी। यस। अगर सरफेसेस हैं, दोनों सरफेस के बीच में कांटेक्ट है, तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जरूर लगेगी। अगर बॉडी रेस्ट में है तो फ्रिक्शन लगेगी कि नहीं लगेगी? लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती है। अगर बॉडी रेस्ट में है और उसके मोशन की टेंडेंसी नहीं है तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होगी। लेकिन अगर बॉडी रेस्ट में है और उसके मोशन की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0। क्या मेरी पूरी बात सबको क्लियर है? फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे चलो। एक फिफ्थ एग्जांपल भी मोशन वाला भी ले ही लो। फोर्थ एग्जांपल, सॉरी, ये इंक्लाइन प्लेन है,
ये थीटा है जो मैंने बोला था, एंड द ब्लॉक इज मूविंग। क्या इसमें फ्रिक्शन लगेगी? है ना? तो यहां क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग। फटाफट नोट डाउन करो, फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। द टू bodies should be in relative motion with each other or they have a tendency of motion। फटाफट नोट डाउन करो। डन बेटा, आगे चलो। क्या बेटा? लॉज ऑफ मोशन, एनसीईआरटी बैक साइज टिल द क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास। उसमें बैक साइज के वही क्वेश्चंस होंगे, डाउट वाला क्वेश्चन नहीं डालूंगा। कोई बेसिक क्वेश्चन होगा तो वो डाल सकता हूं। और लॉज ऑफ मोशन में जैसे हमने इंपल्स पढ़ लिया है, इंपल्स के क्वेश्चन मैंने पहले बता दिए हैं, तो वो आ सकता है। ठीक है ना? लॉज ऑफ मोशन की सारी थ्योरी आ सकती है। चलो आगे। और इतना टाइम यार, मैंने जितने देर में चीजें समझा के लिखी हैं, तुम्हें देख के लिखने में लग रहा है।
समझो तब ना जब मैं बताता हूं, बाद में बस लिखो, क्लास का प्रेशियस टाइम वेस्ट हो रहा होता है भाई। जाके टेस्ट की तैयारी भी करनी है प्रॉपरली। कल टेस्ट के नंबर कम आए ना, अब पुराने टेस्ट के लिए भी पेरेंट्स को मिलना ही है। बस अभी सितंबर पेपर चल रहा होगा, मैं पेरेंट्स से मिलूंगा ही। शर्मा जी अपना फोन दे देना आज आप। हो गया? चलो अब नहीं, बहुत हो गया, तो फोटो खींच लिया कर। आ जाओ अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। चलो आ जाओ बेटा, आर नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बोलो बेटा अपने पास, हमें क्या करना है बेटा? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन किस किस टाइप का होता है। देखो पहली चीज, अभी हमने क्या देखा, कोई बॉडी रेस्ट में था तो फ्रिक्शन लग रही थी, बोलो यार, कोई बॉडी रेस्ट में था तो फ्रिक्शन लग रही थी, मतलब लग सकती है ना। उस फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं बोलो बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन। दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड माय स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी और उस कंडीशन पे जो उस पर फ्रिक्शन लग रही होगी, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा फ्रिक्शन क्या लाता है, जब बॉडी अबाउट टू मूव होगी, एक एक करके डिस्कस करूंगा, दैट इज कॉल्ड माय लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक एक करके आराम से समझना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाती है। फ्रिक्शन के जितना आसान लगता है फ्रिक्शन उतना आसान है नहीं। तो पहला हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा हो जाता है मेरे पास काइनेटिक फ्रिक्शन। तीसरा एग्जांपल कौन सा बोलो बेटा मेरे पास? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो वी हैव थ्री एग्जांपल्स, सॉरी थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। कौन कौन सा बोलो बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। सबसे पहले समझो स्टैटिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं। जब कभी भी कोई भी बॉडी रेस्ट में होगी और उस कंडीशन पे जो उस पे फ्रिक्शन लग रही होगी, उस फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जब भी बॉडी किस चीज में होगी? रेस्ट में। और केवल रेस्ट में नहीं, साथ में क्या हो उसकी? टेंडेंसी ऑफ मोशन की, उस समय जो उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही होगी उसको हम क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। चलो एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको स्टैटिक फ्रिक्शन को समझाता हूं और फिर इसके बारे में आपको लिखवाऊंगा। आ जाओ मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं और इससे बड़ा अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो। ध्यान से देखो, प्रैक्टिकली भी पहले इस एग्जाम्पल को मैं आपको बताता हूं। मान लो ये टेबल देना, तुम इधर जाओ। दिख रहा है ये? अभी कौन से स्टेट में है ये? रेस्ट में। क्या इस पर अभी फ्रिक्शन लग रही है? नहीं लग रही, ये तो बात तो कंफर्म हो। अब मान लो मैं ऐसे खड़ा हो गया, क्या इसमें फोर्स लगा रहा हूं? यार ऐसे झुका हुआ हूं, हवा में थोड़ी हूं, ऐसे रखो तो फोर्स तो लगी रही है। क्या मैं फोर्स लगा रहा हूं? थोड़ी है बहुत, जो भी हो फोर्स लग रही है। क्या ये मूव कर रहा है? मैंने फोर्स बढ़ा दी, मैंने एक्चुअली बढ़ाई है। अभी पहले मैं बिल्कुल बिल्कुल आराम से एक हाथ से फोर्स लगा रहा था, क्या ये मूव कर रहा था? अब मैं दो हाथों से फोर्स लगा रहा हूं, क्या ये मूव कर रहा है? मैंने तीन हाथों से फोर्स लगाई, क्या ये अब मूव कर रहा है? दो ही हाथ है, मतलब तीन हाथों से मतलब जोर बढ़ा दिया है। और अब मैं और फोर्स लगा रहा हूं, क्या ये मूव कर रहा है? अब मैंने थोड़ा और जोर लगाया, क्या ये मूव कर रहा है? इसका मतलब क्या था? अब जरा इसको हम इस सिचुएशन को मैथमेटिकली एनालाइज करते हैं। थी ये वाली चीज और ये चीज एक ही बात है, मान बोलो ठीक है। अब इस पे फ्रिक्शन की वैल्यू
मान लो मैं किसी तरह से कैलकुलेट कर लेता हूं कि इसको मूव कराने के लिए 50 न्यूटन की फोर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं दिस ब्लॉक विल मूव with a horizontal force of 50 न्यूटन। ये ब्लॉक कब मूव करेगा बोलो बेटा? अगर इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी? हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 50 न्यूटन लग रही होगी। ठीक है, अब देखो ये ब्लॉक यहां है, मान लो अभी मैंने इसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगाई। कितनी फोर्स लगाई? 10 न्यूटन की। ब्लॉक रेस्ट में है, मोशन में है? रेस्ट में है। सो आई हैव अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन पहले। चलो मैं एक एक करके लिख देता हूं। दिस इज फोर्स अप्लाइड, मैं यहां टेबल बना देता हूं। सबसे पहले है फोर्स अप्लाइड, यहां पे है फ्रिक्शनल फोर्स, यहां पर है नेट फोर्स, और यहां पर है एक्सेलरेशन। मान लो मैंने अभी इसके ऊपर फोर्स लगाई 10 न्यूटन। ये देखो ये ब्लॉक मूव कर रहा है? क्यों नहीं मूव कर रहा? ये नीचे सरफेस पे कितनी फोर्स लगाई होगी इसने? 10 न्यूटन, है ना? तो जब मैंने फोर्स अप्लाइड किया 10 न्यूटन का, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना हुआ? 10 न्यूटन का। मुझे कैसे पता चला? पता चल रहा है मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूं कि मूव नहीं कर रहा। कोई बॉडी रेस्ट में हो इसका मतलब क्या होता है? बॉडी पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब मैंने इधर से 10 न्यूटन लगाया है, तो कोई ना कोई इधर से भी 10 न्यूटन लगा रहा होगा, तभी 0 हो सकता है। अगर ये सरफेस स्मूथ होता और तुम इसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगाते, तो ये ब्लॉक इधर की तरफ मूव करना शुरू कर जाता। बोलो यस और नो? यस और नो? तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? ये ब्लॉक कब मूव करेगा? अब मैंने फोर्स अप्लाइड अगर 12 न्यूटन का कर दिया, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लगेगी? 12 न्यूटन। यस और नो? नेट फोर्स की वैल्यू, एक्सेलरेशन, बात समझ आ रही है? मैंने मतलब जोर और बढ़ा दिया। क्या ये मूव कर रहा है? नहीं मूव कर रहा। मैं कब तक जोर बढ़ाऊंगा तो ये मूव नहीं करेगा? 50 न्यूटन तक। 50 न्यूटन तक मैं फोर्स बढ़ाता जाऊंगा तो फ्रिक्शनल फोर्स अपनी वैल्यू को क्या करता जाएगा? चेंज करता जाएगा। कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं। मान लो मैंने 15 न्यूटन की फोर्स लगा दी, दिस इज फोर्स अप्लाइड है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? नेट फोर्स की वैल्यू, एक्सेलरेशन, अगर मैंने फोर्स कर दी 28 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स, नेट फोर्स, एक्सेलरेशन। एग्जांपल सबको समझ में आ चुका है? इससे मैं एंड रिजल्ट पे भी पहुंचूंगा। एक अगर मैंने 49 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शनल फोर्स, नेट फोर्स, एक्सेलरेशन, लेकिन अगर मैं इससे ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा? वो मूव करना शुरू करेगा। अब उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो इस समय जो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी, ये किस तरह के नेचर की होगी? स्टैटिक, स्टैटिक नेचर। क्यों? ये कौन से ब्लॉक में लग रही है? जिस ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी है? 0। जिस ब्लॉक का नेट फोर्स कितनी हो? 0। तो अगर तुम टेक्निकल टर्म्स में बोलो तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगती है? अगर बॉडी पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो? 0 हो, या बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी हो? 0 हो। उस मोमेंट पे जो उसमें फ्रिक्शन लग रही होती है, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखो, अगर फोर्स अप्लाइड चेंज हो रहा है तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी चेंज हो रही है? इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन को कहा जाता है इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। बहुत बार स्कूल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। व्हाई इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन?
if you will increase the applied force, if you will increase the applied force, the magnitude of static friction will also change or increase. The magnitude of बोलो बेटा क्लियर है? अगर आप फोर्स अप्लाइड को बढ़ाओगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या होता चला जाएगा? बोलो बेटा, बढ़ता चला जाएगा, खुद को एडजस्ट करता चला जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इज स्टैटिक फोर्स इज स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, आपका क्या आंसर होगा? यस। व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन? बिकॉज if you will increase the applied force, the static friction will also increase or change if the applied force is less than the limiting maximum static friction. ये 50 न्यूटन क्या है बोलो बेटा? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद ये क्या हो जाएगा बोलो बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं ये भी आपको सिखाऊंगा, पहले इतनी बात नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन। हाँ जी, सबसे पहले लिख लो, द स्टैटिक फ्रिक्शन विल, लिखवा देता हूं, द स्टैटिक फ्रिक्शन विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन अ बॉडी, द स्टैटिक फ्रिक्शन विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन अ बॉडी, the static friction will start acting on a body when the body is in the state of rest. When the body is in the state of rest or the body have a tendency of motion. एंड नहीं, और नहीं, एंड स्टेट ऑफ रेस्ट में हो एंड बॉडी हैव अ टेंडेंसी ऑफ मोशन, साथ ही साथ बॉडी के पास मोशन की टेंडेंसी हो, बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड बॉडी हैव अ टेंडेंसी ऑफ, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ ये पूरी बात लिखो।
समझ आ रही है बात फ्रिक्शन की कि नहीं? फटाफट एग्जाम्पल लिखो। चलो आगे बेटा। चलो अब एक बात समझो, थोड़ा एक और बात यहां से समझो। फ्रिक्शन देखो यार, एक हम बात करते हैं यहां पे कि बेसिकली फ्रिक्शन का कॉज क्या होता है। जल्दी लिखा करो शर्मा जी, नहीं तो फोटो खींच लो। बहुत टाइम दिया हुआ था लिखने के, नहीं हो पाता, स्पीड तो साथ साथ में लिखो। अब एक बात समझो, मैं यहां से कुछ समझाना चाहता हूं। अगर हम बात करें कॉज ऑफ फ्रिक्शन की, तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन की दो चीज है, रीजन। पहला फ्रिक्शन का कॉज क्या है, मैं फिर से किसकी बात कर रहा हूं, ड्राई फ्रिक्शन। पहला कॉज क्या है बेटा, कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेस। अगर दो सरफेसेस के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो फ्रिक्शन नहीं होगी। पहला कॉज क्या है बोलो बेटा, कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस। दूसरा कॉज क्या है देखो, अगर इस बोर्ड को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करो तो आपको ये बोर्ड क्या दिख रहा हो, बहुत स्मूथ दिख रहा है ना। लेकिन ये बोर्ड इतना स्मूथ होगा नहीं, ये बोर्ड इतना चिकना होगा नहीं। अगर आप बोर्ड को माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखोगे तो ये बोर्ड की सरफेसेस इस तरह से क्या होगी बोलो बेटा, रफ होगी। जब इस पेन से मैं लिख रहा होता हूं उस समय क्या होता है, ये दोनों सरफेसेस के बीच में कॉन्टैक्ट और इसकी रफनेस के साथ मिक्स होती है। ये नीचे वाला कौन सा है, ब्लू वाला, सरफेस 1, और ऊपर वाला कौन सा बोलो बेटा मेरे पास, सरफेस 2। और जब इन दोनों सरफेसेस के बीच में क्या है बोलो बेटा, कॉन्टैक्ट है, और इसके ऊपर जब वो मूव करने की टेंडेंसी रखता है या वो मूव करता है तो वहां पे क्या लगता है बोलो बेटा, फ्रिक्शन लगती है। बात समझ में आ रही है? ये सरफेस 2 अगर ऊपर मूव करके जाना चाह रहा है इसके थ्रू, तो इस रफनेस के थ्रू जब वो मूव करना चाहेगा, या सरफेस 1 इधर की तरफ मूव करना चाहेगा, तो इन दोनों के रफनेस के बीच में इस रगड़ की वजह से क्या होता है, क्या लगती है वहां पे, फ्रिक्शन, है ना। तो इन दोनों सरफेसेस के रफनेस की वजह से वहां पर फ्रिक्शन लगती होती है, ठीक। और फ्रिक्शन फोर्स के तो दूसरी चीज क्या होगी बोलो बेटा, नेचर ऑफ सर्फेस। दूसरी चीज क्या होगी बोलो बेटा, नेचर ऑफ सर्फेस। पहला रीजन क्या हो गया बोलो, कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस, और दूसरा रीजन क्या हो गया बोलो बेटा, नेचर ऑफ सरफेस। ये दो रीजन है जिसकी वजह से किसी भी दो सरफेस के बीच में क्या लग रही होती है बोलो बेटा, फ्रिक्शन लग रही होती है। यही दो मेजर रीजन है जिसकी वजह से फ्रिक्शन लग रही होती है। तो अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करो, तो ये भी इन्हीं दो बातों पर डिपेंड करेगा। पहली चीज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कॉन्टैक्ट के ऊपर, और दूसरी चीज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सरफेस के बीच में डिपेंड। आप मेरे को बताओ, कॉन्टैक्ट की वजह से कौन सा फोर्स हमने पढ़ा था, नॉर्मल रिएक्शन और कॉन्टैक्ट फोर्स। तो पहली चीज आज जान जाओ कि फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स इज
प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जितनी ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पे क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का कॉज भी कॉन्टैक्ट है और फ्रिक्शन का कॉज भी क्या है? कॉन्टैक्ट। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू इंटू एन। एंड व्हाट इज म्यू? दिस टर्म इज प्रोनाउंस्ड एज म्यू। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहते हैं बोलो बेटा इसको हम? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और ये क्या करता है? टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ सरफेस। ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है बोलो बेटा? तो इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या होगा? अगर आपको स्टैटिक फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड को लिखना होगा, इसके मैग्नीट्यूड को लिखना होगा बोलो बेटा? एफ आर और ब्रैकेट में एस। तो यहां आप लिखोगे म्यू एस इंटू एन। फॉर्मूला म्यू ही होगा। तो ये म्यू कितने टाइप का है बोलो बेटा? म्यू आपके पास तीन तरीके का है। कौन कौन सा? म्यू स्टैटिक, म्यू लिमिटिंग, म्यू काइनेटिक। अगर सरफेस स्टैटिक होगा तो हम किसको यूज करेंगे बोलो? म्यू स्टैटिक को। अगर लिमिटिंग होगा तो हम किसको यूज करेंगे? म्यू लिमिटिंग को। और काइनेटिक होगा तो किसको यूज करेंगे? म्यू काइनेटिक को। तो म्यू एस, म्यू एल, म्यू के। लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या लिखेंगे बोलो बेटा? फ्रिक्शन लिमिटिंग की वैल्यू क्या लिखेंगे बोलो? म्यू एल इंटू एन। कैसे सब कुछ होता है वो भी धीरे धीरे सिखाऊंगा, ये बेसिक बात आपको पहले सिखा रहा हूं। और फ्रिक्शन काइनेटिक की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो बेटा? म्यू के इंटू एन। बात समझ में आ रही है? अभी आप इनके बारे में मत ध्यान दो, इनका जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया क्योंकि म्यू पढ़ा रहा था मैं। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो अब पहले इसकी वैल्यू ऐसे लिखना, बाकी सब में इक्वल टू लिखो, यहां पर ऐसे लिखो। फटाफट पहले ये बात नोट डाउन करो, फिर आपको समझाता हूं क्या।
बोलो क्लियर है यहां तक पूरी बात? अब देखो समझो जरा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको क्या बोला कि स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके फटाफट कर लो, म्यू म्यू यम, ठीक है। समझो थोड़ी बात को, अब बात यह है, बहुत ही सिंपल सी कहानी है। मैंने आपको क्या बोला कि स्टैटिक फ्रिक्शन किस तरीके का फ्रिक्शन है, बोलो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन किस तरीके का फ्रिक्शन है, बोलो बेटा सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। और इसका क्या मतलब होता है, अगर आप अप्लाइड फोर्स को चेंज करोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी क्या होती चली जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। लेकिन अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, म्यू एस इनटू एन। तो सवाल है कि कौन सा होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल से सीखो, बड़ी अच्छी बात सिखा रहा हूं। बच्चा जनरली यहां मिस्टेक कर रहा होता है, बच्चा जनरली यहां क्या करता है, मिस्टेक करता है। क्या मिस्टेक करता है वो जरा देखो। मान लो ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक 10 kg का है और इस सरफेस का म्यू की वैल्यू 0.5 दी हुई, इट इज गिवन टू यू। क्या दिया हो आपको, ये म्यू एस, किसकी वैल्यू दी हुई है, म्यू स्टैटिक की वैल्यू दी हुई। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। तो आप सबसे पहले एन की वैल्यू चाहिए फ्रिक्शन निकालने के लिए, नीचे क्या लगेगी बोलो बेटा, mg, ऊपर क्या लगेगा बोलो बेटा, n। तो म्यू स्टैटिक की वैल्यू क्या होगी बोलो बेटा, यहां से क्या आ रहा है सबसे पहले, n इज इक्वल टू mg, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो बेटा, 100 न्यूटन। बोलो यार, तो म्यू s इंटू एन, म्यू एस की वैल्यू 0.5 इंटू 100, सॉल्व करो कितनी वैल्यू आ रही है, 15 न्यूटन। आ रही बात समझ? ये अलग बात है कि मैंने जो पुराना एग्जांपल लिया था वो भी 50 था और ये भी क्या हो गया 50। ये किसकी वैल्यू आई है, फ्रिक्शन स्टैटिक की। ये 50 कौन सी वैल्यू है, इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन, इट इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कौन सी वैल्यू है बोलो बेटा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अब अगर इस बॉडी पर मैं फोर्स लगा दूं 15 न्यूटन का, तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग रही होगी, 15 न्यूटन, है ना। इफ अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी इज, applied force on the body is 15 Newton, frictional force will be 15 Newton। देखो क्या होगा, अगर कभी भी आपको स्टैटिक फ्रिक्शन पूछेगा, आपको बोलेगा निकालने के लिए, तो आप सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बोलो बेटा, म्यू एस इंटू एन। और इससे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो कौन सी वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द बॉडी। मैंने जो आपको पीछे एग्जांपल कराया था, मैंने क्या बोला था कि ये बॉडी 50 न्यूटन तक मूव नहीं कर सकती। तो मुझे कैसे पता चला वो 50 न्यूटन तक मूव नहीं कर सकती, वो निकालने का तरीका कैसे है, फ्रॉम दिस फॉर्मूला म्यू एस इंटू एन। तो इफ द अप्लाइड फोर्स इज बिलो म्यू एस इंटू एन, तो बॉडी किस स्टेट में रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। और जब बॉडी रेस्ट पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होती है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है। मैंने एग्जांपल देके पीछे समझाया है। अगर बॉडी किस चीज में हो, रेस्ट में हो, तो स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होती है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है। लेकिन जैसे ही बॉडी मूव करने लगेगी तो कहानी अलग हो जाएगी, हम वो बाद में सीखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर आपसे कोई पूछे मैग्नीट्यूड क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड 0 से लेकर म्यू एस इंटू एन के बराबर या छोटा हो, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ऐसा मैंने क्यों लिखा, यहां बराबर नहीं होगा। ध्यान से देखो, ये बॉडी पर जब 15 न्यूटन नहीं लग रहा था तो अभी इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है,
ध्यान से देखो, जीरो सही बोल रहे हो, ये ब्लॉक रेस्ट पे है, नीचे mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, मैंने कोई फोर्स नहीं लगाई है। अभी इस बॉडी पे फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? 0। मैंने इस पे 1 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन की वैल्यू 1 न्यूटन। ये बॉडी मूव करेगा कि रेस्ट पे रहेगा? कैसे पता चला? क्योंकि मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है? 50 न्यूटन है, और जो मैंने फोर्स लगाई है वो 50 न्यूटन से कम है, तो अभी फ्रिक्शन की वैल्यू 1 न्यूटन। तो ये कहां से कहां होगा? 0 से 50 के बीच में या 50 के बराबर। अगर मैंने यहां फोर्स 16 न्यूटन लगा दिया तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 16 न्यूटन, क्योंकि इट इज लेस देन। लेकिन मैं इसके ऊपर 52 न्यूटन लगा दूंगा तो ये मूव करेगा, और तब इसके फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी वो हम निकालना सीखेंगे जब हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात। वो बहुत ही आसान है, वो क्या हो जाएगा? म्यू के इंटू 1। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जीरो के इक्वल कैसे होगा बेटा? जीरो तो फ्रिक्शन, अभी जब फोर्स लगेगी तो फ्रिक्शन जीरो तो नहीं होगी ना, है ना? तो इसका मतलब जीरो से तो फ्रिक्शन बढ़ी ही रहेगी। तो फ्रिक्शन कब लगेगी? व्हेन बॉडी हैव अ टेंडेंसी ऑफ मोशन। अभी तो बॉडी की टेंडेंसी ऑफ मोशन है ही नहीं, तो फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर तुम 1 न्यूटन की फोर्स भी लगा दोगे तो फ्रिक्शन फोर्स की टेंडेंसी ऑफ मोशन हो जाएगी, तो फ्रिक्शन 1 न्यूटन हो जाएगा। तो जीरो तो वो किसी भी स्टेट पर नहीं होगा, ठीक है? सो दिस इज द रेंज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फटाफट नोट डाउन करो और लास्ट लाइन लिखो। फिर लिमिटिंग कंडीशन आएगी बेटा, 15 न्यूटन तक वो रेस्ट में ही रहेगा, 50.01 भी होगा तो अब लिमिटिंग कंडीशन आ जाएगा। हम इसकी डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे। इकट्ठे तीनों चीजें करा दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे फ्रिक्शन। हाँ बेटा, हमेशा। पहले एक लाइन लिख लो, सबसे पहले लिख लो, बिकॉज static friction is self-adjusting friction, because static friction is self-adjusting friction, hence the magnitude and direction of static friction, because static friction is a self-adjusting friction, hence the magnitude and direction of static friction will change according to the applied force. नोट डाउन करो फटाफट।